नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीएस प्रैक्टिस सेट की। और ये खाकी सीरीज चल रही है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 5वें प्रैक्टिस सेट की। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें कराता हुआ चल रहा हूँ। हम डेली सुपर 30 क्वेश्चंस करते हैं, हम 30 क्वेश्चंस करते हैं और मैं लगभग 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड या जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको वन लाइनर फॉर्म में देता हूँ। डेली मैं आप लोगों से याद करने के लिए बोलता हूँ कि आप लोग उसको याद कर लिया करिए, आराम से पढ़िए। जितने भी आप आराम से पढ़िए, जितने भी चीज़ें आप उनको आराम से पढ़िए। ठीक है, हम लोग उन पर चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किस त्योहार से संबंधित है। तो आप लोगों ने जब याद किया होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आंसर आपका क्या आने वाला है, चलिए बता दीजिए। रक्षाबंधन। बहुत बढ़िया, किससे संबंधित है? रक्षाबंधन। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रक्षाबंधन। बात आती है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक। देखिए, महिला सेना लड़ाकू विमान वाहक पूछी है, पहली फाइटर प्लेन, पहली लड़ाकू फाइटर नहीं पूछी है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। एक बच्चे ने, मैंने देखा कि उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया, मैंने फिर देखा, फिर उनको समझाया कि बेटा यहाँ पर लड़ाकू विमान वाहक पूछा है, फाइटर प्लेन का पायलट नहीं पूछी है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अभिलाषा बराक। कौन? अभिलाषा बराक। आप कहेंगे सर अभिलाषा बराक। ठीक है, कौन? अभिलाषा बराक। क्लियर है? आगे बात करते हैं, भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर कौन थी? तो आप कहेंगे डॉक्टर सीमा। यहां पर आप लोग डॉक्टर सीमा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, डॉक्टर सीमा राय। कल मैंने डॉक्टर नहीं लगाया था मैंने, लेकिन बोला जरूर था डॉक्टर सीमा राय। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर टेस्ट मैच में अगर एक बार खड़े हो गए तो बहुत ही मुश्किल होता था उन्हें आउट करना, राहुल द्रविड़। कौन मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर राहुल द्रविड़। कौन? राहुल द्रविड़। तो आप लोग ये भी याद रखना, राहुल द्रविड़। एट डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी किसकी आत्मकथा है? जल्दी से बता दीजिए कि सर किसकी आत्मकथा होगी। तो बेटा एक एडवोकेट यानी कि हम बात कर सकते हैं, आप कहेंगे सर करण थापर। कौन? करण थापर। ये आप लोग लिखना, थापर। ठीक है, चलिए बात है सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अच्छा, बात आती है यहाँ राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर होगी? तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। यहाँ आप लोग लिख लेंगे सर नई दिल्ली। चलिए आगे हम बात करेंगे, देश का पहला स्वनिर्मित ड्रोन, इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट बनाया है आज बहुत अच्छे से, आप लोग उसको देखिएगा, बहुत डिटेल उसमें मैंने दी है। तो आप कहेंगे सर दृष्टि 10। क्या नाम रखा है इसका? दृष्टि 10। ठीक है, दृष्टि 10। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो दादोबा पांडुरंग। कौन थे माय डियर? आप कहेंगे सर दादोबा, दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग। ठीक है जी, कौन? पांडुरंग। यहां पर आप लोग लिखना। और आर्य महिला समाज, तो आप कहेंगे सर कौन थी? पंडिता रमाबाई। कौन? पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई। तो आप लोग ये सारी चीजें लिख लेना। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ये सारे फैक्ट आपको याद करने चाहिए। मेरे अनुसार जितनी भी चीजें मैं आपको कराता हूँ डेली प्रैक्टिस सेट में, आपको वो करनी चाहिए। हम बात करते हैं, आज का पहला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करूं, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत की, कि सर दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। पहले मैं आंसर दे दूं वरना फिर आप लोग मेरे ऊपर कहोगे आंसर नहीं बताते हो। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक 5 राजवंश थे। एक था माय डियर गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश था। एक था बेटा खिलजी वंश। कौन सा था? एक खिलजी वंश था। एक खिलजी वंश था। आप कहेंगे खिलजी वंश है।
एक मेरे बच्चे तुगलक वंश है, कौन सा तुगलक वंश, कौन सा होगा तुगलक वंश हो जाएगा। एक हो जाएगा सैयद वंश, कौन सा सैयद वंश, ठीक है जी, कौन सा सैयद वंश। एक हो जाएगा लोदी वंश, कौन होगा लोदी वंश। अब बात आती किसने कब तक शासन किया, जैसे गुलाम वंश है ये 1206 से लेकर 1290 तक शासन करता है, और ये 1290 से लेकर खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक शासन करता है। तुगलक वंश की बात करें तो आप कह सकते हैं 1320 से लेकर कब तक तो 1414 तक ये शासन करता है। ये 1414 से लेकर 1451 तक शासन करता है। और बात कर लेते हैं कि सर ये 1451 से लेकर 1526 तक शासन करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखना। अब हम बात कर रहे थे ऐबक के बारे में, ऐबक के बारे में। अब ऐबक की बात करते हैं तो ऐबक किसका गुलाम था, तो ऐबक गुलाम था बेटा किसका गुलाम था, गौरी का। किसका गुलाम था, गौरी का गुलाम था, ठीक है। किसका गुलाम था, गौरी का। तो आप कहेंगे सर गौरी का गुलाम था, ठीक है। ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का। अब बात ये आती है कि गौरी के 3 गुलाम और थे, यल्दोज, कुबाचा, और बेटा 3 गुलाम थे, ऐबक, यल्दोज और कुबाचा। जब ये गौरी जाता है तो ऐबक को अपने विजित प्रदेश दे देता है। अब बात आती है कि सर ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, किसका, कुवत उल इस्लाम कि सर कुवत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण किया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ पर बनवाई थी, तो आप कहेंगे सर कुवत उल इस्लाम मस्जिद, और बेटा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कौन सा, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन की झोपड़ी मंदिर का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है जी, झोपड़ा लिखना, 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा, ऐबक ने किसकी नींव रखी थी, तो आप कहेंगे सर कुतुब मीनार की नींव रख दी। किसकी, कुतुब, आप बता देना सर कुतुब मीनार। यहां पर आप ऐसे लिखना कुतुब मीनार की नींव रख दी, क्या रखी, नींव रखी, ठीक है जी, कुतुब मीनार की नींव रखी। इसको पूरा किसने करवाया था, इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। किसने बेटा, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, लाहौर से ही शासन करता रहा। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना गया है, दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना गया वो कौन था, वो ऐबक था। अब बात आती है कि सर ये बताइए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे सर इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और जो ऐबक था ये लाहौर से ही शासन कर रहा था। इसने उपाधियां भी कौन सी धारण की थी, अगर बात होगी सर इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसने सिपह सलार और मलिक के नाम से ही, सिपह सलार एवं मलिक के नाम से ही ये शासन करता रहा। सिपह सलार और मलिक उपाधि के नाम से ही शासन करता रहा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है जी, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे का किले का निर्माण करवाया था। आगरे का किला, अब बात होती है मुगल वंश की। जब हम बात करते हैं मुगल वंश की तो पहले तो हम बात करेंगे किसने करवाया था जी, तो आप कहेंगे सर अकबर ने करवाया था। किसने, अकबर ने करवाया था, ठीक है। शासन काल भी पढ़ लेते हैं कि सर अकबर कब से कब तक राजा रहा था, तो आप कहेंगे 1556 से लेकर 1605 तक। उसके बाद जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद बेटा कौन, शाहजहां 1627 से लेकर आप कहेंगे कि भैया 1658 तक, और 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब राजा रहता है। बात हो गई भैया आगरा का किला। अब आगरा के किले का
का निर्माण कब होता है कि सर आगरा का किला जो है ये 1565 से बनवाना स्टार्ट हुआ। कि कब बनवाया गया? 1565 में बना और 1573 तक बनाया गया। कि भैया इसे बनाने में लगभग लगभग 8 वर्ष लगे। अब बात ये आती है कि सर इसका जो जो डिजाइन था, कि सर जो डिजाइन था किसकी देखरेख में बनाया गया, कारीगर कौन था? कि सर इसको बनाने वाला कारीगर का नाम बता दीजिए कि जिसने आगरा का लाल किला बनवाया था। तो कासिम खां की देखरेख में। किसकी देखरेख में? कासिम खां। आप कहेंगे सर कासिम खां की देखरेख में इसका निर्माण किया गया। अब बात ऐसे आती है कि सर ये तो हमें पता चल गया। अब ये बताइए कि आगरा के किले को हम यूनेस्को में शामिल करवाते हैं कि यूनेस्को के द्वारा आगरा के किले को कब शामिल किया गया है? तो आप बताना कि सर जो आगरा का किला है, आगरा का किला यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर में शामिल किया? आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला इसे कब शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे सर यूनेस्को द्वारा इसे कब शामिल कर लिया जाता है? तो आप कहेंगे सर 1983 में। कब? 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। कब? 1983 में। अब बात ये आ गई सर ये तो हमने पढ़ लिया, यहां तक तो हमें पता ही है सारी चीजों के बारे में कि सर ये कौन से पत्थर से बना था? तो ये बलुआ पत्थर से बना है। किससे? बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से बना है, इसी कारण इसे बलुआ पत्थर से, इसीलिए इसको लाल किला कहा गया है। बात करते हैं बेटा दिल्ली के आगरा के किले की। दिल्ली का लाल किला, सॉरी दिल्ली का, आगरा के किले की तो बात हो गई, दिल्ली का लाल किला। अब बात करेंगे दिल्ली का लाल किला है तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला भैया शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनवाया जाता है। कि सर ये कब बनवाया गया था? तो आप कहेंगे सर 1638 से लेकर 1648 के बीच में बनवाया गया। और इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार कौन था? किसने बनाया था? तो आप कहेंगे सर किसने बनाया था? तो अहमद लाहौरी ने। किसने? अहमद लाहौरी ने। किसने बनाया था? अहमद लाहौरी ने बनाया था। अब बात ये आती है कि सर औरंगजेब की मैं चर्चा कर लूं कि औरंगजेब ने भैया मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? औरंगजेब की बात होगी कि औरंगजेब ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई है? मोती मस्जिद दो हैं, औरंगजेब ने बनवाई है। तो ये मोती मस्जिद औरंगजेब ने दिल्ली में बनवाई। कहाँ पर? दिल्ली में बनवाई। अच्छा बात आती है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोती मस्जिद। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ बनी है? आगरा में। कहाँ बनी है? आगरा में बनी है। यहां तक आप लोग लिख लेंगे कहाँ बनी है? आगरा में बनी है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? देखिए अगर बिहार के सासाराम की बात होगी तो आप कहेंगे सर किसने बनवाया है? तो शेर शाह सूरी। आप बताना शेर शाह सूरी। इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? फरीद। बचपन का नाम है इसका फरीद। आप कहेंगे क्या नाम है भैया? फरीद नाम है। चलिए अब बात करते हैं, शेर लोहानी ने इसे शेर शाह कहा था। क्या कहा? शेर खां। कि भैया किसने बेटा? आप कहेंगे भैया लोहानी साहब ने इसे शेर खां कहा। इनने 1539 में कौन सा? तो आप कहेंगे सर चौसा के युद्ध में किसको हराया था? चौसा के युद्ध में किसको हराया था? तो चौसा के युद्ध में इसने किसको हराया? हुमायूं को पराजित कर दिया। किसको? हुमायूं को पराजित कर दिया। किसको? हुमायूं को पराजित किया। और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज, अगर बात करें बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, कन्नौज
का युद्ध हुआ, इसमें बेटा इसमें भी हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को क्या कर दिया बेटा, हुमायूं को दोनों ही युद्ध में हराया, दोनों ही युद्ध में हरा दिया। चलिए, अब जब ये इस युद्ध में जीता तो इसने भैया शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण कर ली? पहले ये शेर खां था, शेर खां ने शाह की उपाधि धारण कर ली। कौन सी? शाह की उपाधि धारण कर ली, शाह की उपाधि धारण कर ली। कौन सी? शाह की उपाधि धारण कर ली। बात ये आती है कि भैया शेर शाह ने जीटी रोड बनवाया था। क्या बनवाया था? जीटी रोड बनवाया था। तो ये आप लोग याद रखना, जीटी रोड जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, इसने रुपया चलाया। क्या चलाया? इसने रुपया चलाया। ये चीजें भी आप लोग लिख लेना। और भैया यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी चीजों के बारे में, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए कि सर इसकी मृत्यु कब हो गई थी। तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में, कालिंजर किले को घेरने के दौरान। कालिंजर किले को घेरने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न के बारे में, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। लिखा है अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लिखी। अबुल फजल बेटा अकबर का वजीर भी हुआ करता था और अकबरनामा भी लिखी थी। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। यही गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल थे। ठीक है जी, कौन थे? टोडरमल। ठीक है। अब्दुल रहीम खान है खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। ठीक है। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार थे एवं रसोइया थे, एवं रसोइया थे, रसोइया भी थे और मुख्य सलाहकार भी थे। ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, पनीर दो प्याजा, चिकन दो प्याजा, ये इन्हीं की डिशेज हैं, ये इन्हीं की डिशेज हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना। ठीक है मेरे भैया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब मान सिंह कौन था? मान सिंह तो सेनापति थे। मान सिंह कौन थे? अकबर के सेनापति थे। मान सिंह अकबर के सेनापति थे। अकबर ने मान सिंह को कौन कौन सी उपाधि दी थी? मान सिंह को कौन कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दे दी, राजा एवं फरजंद की उपाधि दे दी। किसकी? फरजंद की उपाधि दे दी। ये दो उपाधियां किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां पर हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। लिखा है हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहां सिंहासन पर बैठाया गया था? देखिए मुगल वंश के क्वेश्चन है इसमें आज। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म, आप कहेंगे सर अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में। कहां पर? राजा बीरसाल के महल में। किसके? राजा बीरसाल के महल में। राजा बीरसाल के महल में। ठीक है जी, राजा बीरसाल के महल में। अब ये कहां पर? कालानौर, जिसे वर्तमान में गुरदासपुर कहते हैं, पंजाब में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। तो आप कहेंगे, आप क्या कह देंगे कि सर इसका जो राज तिलक है वो राज तिलक कब हुआ? कि भैया 1556 में। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? हुमायूं की मृत्यु कहां हुई थी? तो आप कहेंगे सर हुमायूं की मृत्यु, कि सर हुमायूं की मृत्यु कहां पर हो जाती है? तो आप कहेंगे दीन पन्हा। कौन से भवन में? दीन पन्हा। दीन पन्हा जो भवन था, दीन पन्हा के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर,
ठीक है जी। अब बात ये आ गई कि सर हुमायूं की मृत्यु हो गई, हुमायूं ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, और इसका जो विश्वसनीय व्यक्ति था, जो विश्वसनीय व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? मैं कह सकता हूं कि भैया बैरम खान नाम था उसका। क्या नाम था? बैरम खान। तो बैरम खान ने क्या किया? बैरम खान ने अकबर को ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर को ईंटों के सिंहासन पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठाया। ठीक है जी। तो कलानौर में इसको राजा घोषित कर दिया। अब अकबर की माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था भैया? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, वानो बेगम। ये आप लोग लिखते चलना। चलिए बहुत बढ़िया। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? चलिए चलिए भैया, चलिए बहुत शानदार। हम बात करते हैं सरहिंद के युद्ध की। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे सर एक तरफ था हुमायूं, एक तरफ कौन था? हुमायूं था, और एक तरफ बेटा कौन था? सिकंदर, सिकंदर सूरी, सिकंदर शाह सूरी। तो सिकंदर सूरी हम कह सकते हैं इसकी बेटा हार हो गई, इसकी हार हो गई थी, और पुनः हुमायूं गद्दी पर बैठ गया था। क्लियर हो गई यहां तक चीजें? कोई समस्या? कि भैया बैरम खान ही अकबर का संरक्षक था। ये कौन था? ये अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था। याद रखेंगे कौन था? अकबर का संरक्षक था। चलिए नेक्स्ट है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल लेकर आता हूँ देश, राजधानी सब लाता हूँ मैं, जो एग्जाम में आते हैं मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं सर, ये बताइए कि भैया कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीट होनी चाहिए, तभी विधानसभा बनेगी। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 170। इसमें लिखा है विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीट हो सकती हैं 500, और कम से कम कितनी हो सकती हैं? तो कम से कम सीट हो सकती है मेरे लाल, कम से कम हो सकती है 60। कितनी? 60। लेकिन इसके अपवाद भी हैं कि सर अपवाद क्या क्या हैं? अपवाद क्या क्या हैं तो मैं यहां पर बता दूं। जैसे सिक्किम है, सिक्किम, अगर मैं बात करूं सिक्किम में कितनी सीट है विधानसभा में? 32। पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी कि सर पुदुचेरी विधानसभा में कितनी सीटें? 30। गोवा की बात करें, गोवा, तो गोवा में कितनी सीटें? 40। मिजोरम की बात करें, मिजोरम, मिजोरम में कितनी सीट हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 40। जबकि हमारा अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा तब तक नहीं बनाई जाएगी जब तक उस राज्य की विधानसभा में 60 सीटें ना हो, 60 सीटें ना हो। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भैया सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा राज्यों की बात हो रही है, राज्यों की बात हो रही है। विधानसभा किस राज्य की होगी? विधानसभा तो यूपी की है। किसकी है? यूपी की। कितनी सीटें हैं जी इसमें? 403 सीट हो जाएंगी। सर राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी होगी? छोटी विधान सभा किसकी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर सिक्किम की। किसकी होगी? सिक्किम की। कितनी सीटें सिक्किम में? 32 विधानसभा सीटें। ये तो बात हो गई राज्यों की, ये तो बात हो गई राज्यों की। अब बात करते हैं यूटीज की, केंद्र शासित प्रदेश की। बड़ी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? बड़ी विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? किस यूटी की है? तो आप कहेंगे सर किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर 90 सदस्य हो जाएंगे। और सबसे छोटी पूछी जाए, सबसे छोटी विधानसभा,
सबसे छोटी विधान सभा, तो आप कहेंगे सबसे छोटी विधानसभा यूटीज में पूछी जा रही है तो आप कहेंगे पुदुचेरी की। किसकी? पुदुचेरी। तो आप कहेंगे पुदुचेरी में कितनी है? 30 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद हैं? कि भैया विधान परिषद कितने राज्यों में हो जाएंगी? विधान परिषद, तो विधान परिषद कहां कहां पर है? विधान परिषद का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 169 में किया जाता है। यूपी में है, बिहार में है, यूपी, बिहार, कर्नाटका, कहां पर? कर्नाटक में, यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, किस में? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना है, और बेटा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। तो ऐसे राज्य जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है या विधान परिषद है तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? देखिए, दो प्रकार से मैं यहां पर बताकर चलूंगा। एक प्रकार से तो संसद की बात होगी, यहां पर मैं बात करूंगा लोकसभा को लेकर, लोकसभा को लेकर मैं बात करूंगा, और यहां पर मैं विधानसभा को लेकर बात करूंगा। दोनों चीजों को मैं एक साथ समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है जी, इसको पहले समझिए। धन विधेयक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? धन विधेयक की बात हो रही है। धन विधेयक। अब ये बताइए, धन विधेयक को लेकर मैं चल रहा हूं कि सर धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है। पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है, पूर्व स्वीकृति से पेश होता है। और यहां पर विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, किसकी पूर्व स्वीकृति से? राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, पूर्व स्वीकृति से पेश होता है। तो ये चीजें आप लोग लिख लेंगे, स्वीकृति से पेश। अब ये बताइए भैया, विधानसभा में कौन से आर्टिकल में पेश किया जाता है? आर्टिकल 198 में, अनुच्छेद 198 में। और यहां पर लोकसभा में बेटा, लोकसभा में कौन से आर्टिकल में पेश किया जाता है? अनुच्छेद 109 में। ठीक है, अच्छा यहां पर बेटा लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, करेगा धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं। ठीक है जी, नहीं। यहां पर विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा, विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा, विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा। क्या तय करेगा? तो ये आप लोग लिखना, करेगा कि वो है या नहीं। ठीक है जी, करेगा तय कि भैया वो धन विधेयक है या नहीं। तो अब बात क्या थी, कौन प्रमाणित करता है? तो बेटा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष तय करेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं, वो धन विधेयक है या नहीं। अब बात हो रही है कि धन विधेयक की परिभाषा, अगर यहां पर परिभाषा पूछी जाती तो आप कह सकते थे सर परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में, 110 में क्या है? परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? परिभाषा दी हुई है। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। आशा करता हूं अच्छे से आप लोग लिखेंगे। उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक किसका जिक्र है? तो आप कहेंगे हाई कोर्ट। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य वित्त मंत्री, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विस्तार किसने रखा था? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, आप मत बताइए कि क्रम सही है या नहीं, हम अच्छे से देख रहे हैं क्या सही है क्या सही नहीं है। आप पढ़ लीजिए, बस आपका फायदा उसी में है। आप
अगर आप खुद ज्ञान देने आए हैं तो आपको शायद ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तभी आप ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो शांत रहकर पढ़ते रहिए, है ना। सिलेक्शन हमेशा शांत वालों का होता है, जो केवल दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप, दूसरों में कमियां, ये चीज वो चीज, बड़ा मुश्किल है जी उनके लिए सिलेक्शन, है ना, बड़ा मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीवन उसी का बेटा सफल होता है जो अपने आराम से रहता है, अपने में मगन रहता है। जो दूसरों में बेटा अच्छा ऐसे कर रहा है, हो कुछ कर रहा होगा, देख रहा होगा, तो वो शायद दूसरों में लगे रह जाते हैं, उनका फिर बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीजें समझ लो, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए बता दीजिए। बहुत शानदार, लाजवाब। तो हम बेटा ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बताइए कि सर त्रिस्तरीय पंचायत, तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में इसका सिफारिश, एक कमेटी बनी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। अच्छा, इसको लेकर बड़ा दिक्कत है कि रॉयल कमीशन, एक तो रॉयल कमीशन शाही आयोग को भी कहा गया है, एक तो इसे शाही आयोग भी कहा गया है। शाही आयोग की अगर मैं बात करूं, शाही आयोग की अगर मैं बात करूं तो 1907 में बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। अब अभी आप गलत मत बताना, पहले पूरा पढ़ना। अध्यक्ष थे सीई होप्स हाउस, होप्स 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 हाउस, ठीक है जी। और एक साइमन, एक रॉयल कमीशन बना था 1912 में, 1912 में बना था, जो सिविल सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज, सिविल ऐसे लिखना बेटा, जो सार्वजनिक परीक्षाएं हुआ करती थी, जो सार्वजनिक परीक्षाएं हुआ करती थी, सार्वजनिक परीक्षाएं कह लें या सिविल सर्विसेज कह लें, सिविल सर्विसेज कह लें, सिविल सर्विसेज कह लें, उनको बेटा सर्विसेज को क्या करने के लिए, सर्विसेज, तो आप कहेंगे सर उन सर्विसेज को बेटा ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। तो हालांकि आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि पंचायत राज को, किसको, पंचायत राज को, पंचायत राज को दो भागों में बांटा जाए। कितने, दो भागों में बांटने की सिफारिश की। किस किस में, इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर तो जिला परिषद बने, जिला स्तर पर तो जिला परिषद बनाई जाए। क्या बनाई जाए, जिला परिषद बनाई जाए। क्या बनाई जाए, जिला परिषद बने। और बेटा मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बने। क्या बने, मंडल पंचायत बनाई जाए, मंडल पंचायत बनाई जाए। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि भैया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बने, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का इन्होंने बेटा गठन करने की बात की। और ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बने। क्या बने, पंचायत समिति बनाई जाए। और जिला स्तर पर जिला परिषद बने, जिला स्तर पर जिला परिषद बनाई जाए, जिला परिषद बनाई जाए। अच्छा, इसको लागू करने वाला, इनकी सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बनता है, 2 अक्टूबर 1959 में पहला राज्य बनता है राजस्थान। राजस्थान में गांव पड़ता है बगदरी। कौन सा, बगदरी गांव पड़ता है। बगदरी कहां पड़ता है, नागौर में। कि नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, पंचायत व्यवस्था लागू कर दी गई थी, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोग। हाँ जी, यहां तक हम लोग सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात आती है कि सर इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है, संवैधानिक दर्जा। तो आप कहेंगे सर संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 93 मत लिखना, 93 में लागू हुआ था, 92 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत राज अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम, राज अधिनियम बना। और इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य बना, प्रथम राज्य बन जाता है एमपी, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाता है। क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सुरक्षित रख लीजिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 46 है, जिसमें एससी एवं एसटी के लिए विशेष प्रबंध है। क्या है, विशेष प्रबंध है, ठीक है, विशेष प्रावधान है,
प्रावधान, आप कह सकते हैं सर विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, शैक्षणिक या पिछड़े लोगों के लिए। यहाँ पर बात होती है कि भैया इसमें क्या लिखा हुआ है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था गोवा, पहला राज्य बना था गोवा। अब बात आती है पंचायत राज की, तो अनुच्छेद 40 में इसमें लिखा है कि जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको समानता दी जाएगी, यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा। कि अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है। सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक सर्वेक्षण पारित किया गया था। चलिए बता दीजिए। देखिए अब बात करते हैं कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कह लें या 124वां विधेयक कह लें। कि सर 124वां विधेयक जो कि 2019 में पेश हुआ, और बेटा या 103वां संविधान संशोधन कह लें। ठीक है जी। अब बात यह है कि सर यहां पर सही आंसर होगा 103वां। अब इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा क्या किया जाता है, अब संविधान में क्या किया गया कि भैया एक दो आर्टिकल जोड़े गए, 15 खंड 6 और 16 खंड 6। ठीक है, 16 खंड 6 और 15 खंड 6। इसमें कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में, जो शैक्षिक संस्थान होंगे, शैक्षिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को प्रवेश में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। प्रवेश में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है जी, क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया। इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में, किसमें, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, आप कह सकते हैं सर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को क्या दिया जाएगा, 10% का आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया। अनुच्छेद 124 में, 104 में, ये सॉरी 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 331 और 333 को समाप्त कर दिया जाता है। कि सर इसमें क्या था कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है जी। और इसमें लिखा था, इसमें विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा एक सदस्य मनोनीत नहीं किया जाएगा। एक सदस्य मनोनीत नहीं किया जाएगा, यानी कि इनको क्या कर दिया, हटाया गया है। ठीक है। अब 102 के द्वारा क्या किया गया है, 102। अब बात करते हैं सर कि सर इसको लागू कब कर दिया, तो 14 जनवरी 2019 में लागू कर दिया था। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2023 दिसंबर 2023 में फैसला दिया है कि ये वैधानिक, नवंबर 2023 में फैसला दिया, ये वैधानिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहां तक आप लोग नोट डाउन करिएगा। यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर ली क्या, सारी चीजें यहां पर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं, चलिए बात आती है भैया 102 की। इसमें क्या था, इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो ओबीसी वाले हैं, कि इसके लिए क्या किया गया, अनुच्छेद 338 खंड 1 जोड़ा गया था। इसमें बेटा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को क्या दिया गया,
क्या कराया गया, इसको सावधिक दर्जा दिलवाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, जीएसटी लागू कर दिया गया, जीएसटी। अब बात आती है जीएसटी। जीएसटी लागू किया गया कब, 2016 का था ये। और जीएसटी लागू कब हो गई भारत में, 1 जुलाई 2017। जीएसटी विश्व में बेटा, विश्व में 1954 में लागू होती है, 1954 में फ्रांस में लागू होती है, किसमें, फ्रांस में लागू हो गई। और जीएसटी के लिए जो सिफारिश की थी वो किसने, विजय केलकर समिति ने की थी, किसने, विजय केलकर समिति ने की। अब जीएसटी लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है, तो भारत विश्व का कौन सा देश बना है, तो 161वां देश बना है। ठीक है जी, कौन सा, 161वां देश बना है। बेटा धन विधेयक की परिभाषा 110 में है और 109 के तहत उसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है माय डियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया, नीति आयोग गठित किया गया। कौन सा, नीति आयोग। अब बात होगी योजना आयोग की। योजना आयोग कब बना था, योजना आयोग कब बनाया गया था, योजना आयोग बना था माय डियर, कब, तो ये बना 15 मार्च 1950 में। लेकिन इसे बेटा घोषणा कर दी, समाप्त करने की घोषणा कब हो गई थी, घोषणा समाप्त करने की कब कर दी थी, 14 अगस्त 2015 में या 2014 में। तो आप कहेंगे सर 15 अगस्त 2014 में, 15 अगस्त 2014 में। अब बात यह है कि भैया इसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया। क्या बनाया, नीति आयोग बनाया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था। ठीक है, अच्छा इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ऐसे याद करके लिखना, गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। कौन, अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। अच्छा ये बताइए वर्तमान में ये कौन बन गए हैं, वर्तमान में ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं जी, अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। कौन, सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। अब बात करेंगे वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग के, सीईओ तो आप कहेंगे BBR सुब्रमण्यम। कौन, BBR सुब्रमण्यम। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं क्या, सुब्रमण्यम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर होगा। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा दक्षिण एशियाई, ऐसे पूछ लेगा दक्षिण एशियाई चावल संस्थान कहां पर होगा। दक्षिण एशियाई चावल संस्थान की अगर मैं बात करूं, चावल संस्थान कहां पर होगा, तो आप कहेंगे वाराणसी में। कहां पर, वाराणसी में। ठीक है जी, कहां, वाराणसी। लेकिन ये पूछा अंतरराष्ट्रीय चावल, तो मनीला कहां पर है, मनीला तो बेटा आप कहेंगे फिलीपींस की राजधानी है, किसकी, फिलीपींस। तो ये आप याद रखना कि सर फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, राजधानी। ये भी आप लोग याद करके लिखना।
क्लियर है क्या? यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे मेरे बच्चे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ पर होगा? दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ है चावल का? तो आप कहेंगे बेटा वाराणसी में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? भारत में राष्ट्रीय, अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? तो कटक उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा जी? कटक उड़ीसा में होगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपने लिख लिया। नेक्स्ट है, यूरोप का प्रमुख मछुवाही क्षेत्र डागर बैंक कहां पर स्थित है? बता दीजिए जल्दी जल्दी से। तो आप कहेंगे बेटा कहां पर स्थित होगा? कौन कौन बच्चा बता रहा है? तो बेटा यूरोप में जो डॉगर बैंक है ये कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये उत्तरी सागर का एक रेतीला किनारा है। क्या है ये? रेतीला किनारा है। रेतीला किनारा किसका है ये? तो उत्तरी सागर का। आप कहेंगे किसका? उत्तरी सागर का रेतीला किनारा है। और इसका जो छिछला भाग है, इसका जो छिछला भाग है, छिछला भाग कितने किलोमीटर लंबा है? तो आप कहेंगे छिछला भाग लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर लंबा है। और ये छिछला भाग समुद्र के चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, मछली उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? तो आप कहेंगे सर मछली उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए इंग्लिश चैनल को लेकर बात आती है कि प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसने बेटा जिसने इसको तैरकर पार किया, पुरुष पूछा जाए तो आप कहेंगे मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन थे। आप क्या कह सकते हैं? मिहिर सेन थे। ठीक है जी, कौन थे? मिहिर सेन। अब बात आती है कि भैया यहाँ पर महिला की बात आती है, यहाँ पर महिला की, तो आप कहेंगे महिला तो कौन थी? आरती शाह। कौन थी माय डियर? आरती शाह। तो ये भी आप लोग लिखना, शाह लिखना, शाह, आरती शाह। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया क्या है? एक पठार है। पेंटागोनिया क्या है? एक पठार है। ये कहां पर होगा? ये मेरे लाल कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है अर्जेंटीना। ब्यूनस आयरस इसकी क्या है? राजधानी है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। क्या है जी? एथेंस है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। ठीक है जी, लिख लेंगे आप लोग यहां पर सारी चीजों को आप लोग लिखते हुए चलिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो आप लोग कहेंगे मेरे बच्चे हाँ, चलिए लिख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें, मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए तो आप कहेंगे सर उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे सर मंगोलिया की राजधानी है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। क्या? एथेंस। अर्जेंटीना की लिखूं क्या? ब्यूनस आयरस मैंने कई बार लिख दी है, कई बार मैंने इसकी राजधानी लिख दी है। और आप कहेंगे मेडागास्कर की एंटानो नेरिवो। आप कहेंगे सर एंटाना नेरिवो, नेरिवो। ठीक है जी, किसकी है? मेडागास्कर की। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप को स्थिर है? देखिए अगर मैं बात करूं बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बोर्ड ने एक्सेप्ट किया था मैं पहले वो बता देता हूं। बोर्ड ने यूपी ट्रिपल एससी, ये किस में आया हुआ प्रश्न है मैं बता देता हूं बेटा। ये किस में आया था माय डियर? तो ये जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, ये कब पूछा था? तो ये पूछा गया है 2015 में, 2020 में। तो ये 2020 का क्वेश्चन है और बोर्ड ने इसका आंसर जो एक्सेप्ट किया था वो सी किया, जो कि सरासर गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? मैं रीजन बता रहा हूं कि भैया मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है भोपाल। कौन सी? भोपाल।
ठीक है, भोपाल यहां पर है, तो आप कहेंगे भोपाल सबसे नजदीक पड़ता है। भोपाल सबसे नजदीक पड़ता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। भोपाल है, जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर है, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख रहे हैं, जबलपुर वगैरह है। चलिए, अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे सर मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, ये ट्रिक भी हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने एक ट्रिक लिख देता हूं फिर भी, मित्र पर गमछा जहार, मित्र पर गमछा जहार, मैं बता देता हूं मित्र पर गमछा जहार। देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्या हो जाएगा? झारखंड। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हम बात करेंगे भैया 7 देशों के साथ। देखिए, मेरे स्टूडियो में अभी मैं क्लास ले रहा हूं और संदीप सर बहुत देर से बेचारे लेटे हुए हैं, हालांकि नींद में भी हैं, शायद वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे, सोए हुए हैं। रीजन पता है क्या है? आपको लगता है कि टीचर सो जाता है दिन में या कुछ, वो टीचर सो इसलिए जाता है क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट तैयार करते हैं, तो दिन में क्लासेस होती हैं, तो एक रात मिलती है, उस रात में बैठकर कंटेंट तैयार करना। और आप जानते हैं कि उन 55 क्वेश्चन के लिए वो आपकी 3-3 घंटे लगातार रात में, पहले 4-5 घंटे की क्लास हो गई, 3 घंटे वो 7 घंटे ये हो गए। अब ये बताओ 7 घंटे की रीजनिंग के क्लास के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता होगा? आज तो खाना भी नहीं खाया, हालांकि हम दोनों साथ में खाते हैं, तो आज उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, तो फिर 4 बजे के आसपास आई थिंक उन्होंने खाना खाया है, उठ गए हैं। हाँ, 4 बजे के आसपास खाना खाया है, मैंने जगा दिया उन्हें। तो आप जो बेटा, उनकी इतनी मेहनत, इतनी लगन, मैं रात देख रहा था, 11 बजे मैंने देखा, अरे संदीप सर क्लास ले रहे हैं। तो ये केवल आपका प्यार उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। आप ही का प्यार जो है किसी भी टीचर को मजबूर कर देता है मेहनत करने के लिए। तो आप लोग बेटा मेहनत करते रहो, हर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है। और रीजनिंग का तो योगदान आप जानते ही हैं आपके सिलेक्शन में कितना बड़ा है, 55 क्वेश्चन मायने रखता है, तभी तो बेचारे रात में भी लगे रहते हैं। और उन्होंने क्लास भी 8:30 बजे इसीलिए करा ली है कि भाई आप लोग इंतजार ना करें, आपको दिक्कत ना हो। चलिए, मैं बात कर रहा हूं, एक ट्रिक मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। मैं ट्रिक एक यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, क्या हो जाएगी कि बचपन में MBA, तो आप कहेंगे बचपन बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, चा से चीन हो जाएगा, पा से पाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, ना से नेपाल हो जाएगा, ठीक है, एम से म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, मैं बिहार लिखने वाला था, भूटान, और ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, लगभग लगभग कितनी? 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा है, और अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर। अब बात हो रही है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने देशों के साथ सीमा लगती है? 7 देशों के साथ सीमा लगती है। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है APEDA का विस्तृत रूप क्या होगा? चलिए बता दीजिए। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड। अगर यहां पर बात कर लें कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी जी? एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की सर इसकी स्थापना कब हो गई थी? तो आप कहेंगे 1985 में भारत सरकार के द्वारा, 1985 में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? एक अधिनियम बनाया गया। 1985 में एक अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम के द्वारा 13 फरवरी 1986 में, 13 फरवरी 1986 में क्या किया गया? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। देखिए, खेतड़ी के बारे में बात करेंगे। मैं खेतड़ी से जुड़ा हुआ आज एक वाक्य, एक कहानी आपको सुनाऊंगा। एक कहानी में आप लोगों को सुनाऊंगा, तो आप लोग क्या कहोगे? आप कहोगे सर तांबा। क्या कहोगे? तांबा। अच्छा, खेतड़ी का इतिहास क्या रहा है? खेतड़ी का इतिहास क्या रहा है? खेतड़ी के एक राजा थे, राजा अजीत। तो खेतड़ी के एक राजा थे, राजा या महाराज अजीत सिंह।
जब विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त शिकागो जा रहे थे 1893 में कहा गए थे, शिकागो जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। तो उन्होंने उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त को एक नाम दिया स्वामी विवेकानंद। क्या नाम दिया? स्वामी विवेकानंद नाम दे दिया, जो कि विवेकानंद के मित्र भी थे। तो खेतड़ी के महाराज कौन थे? खेतड़ी के एक महाराज थे अजीत सिंह, मेरे ही नाम राशि थे अजीत सिंह। ये बेटा स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त इनको क्या किया? इनको बेटा स्वामी विवेकानंद नाम दे दिया, स्वामी विवेकानंद नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? विवेकानंद। तो आप कहेंगे सर विवेकानंद नाम दिया, क्या नाम दिया? विवेकानंद नाम दे दिया। अब बात यह है कि भैया स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ गए थे? तो आप कहेंगे सर शिकागो गए थे। कहाँ गए थे? शिकागो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शिकागो। अब शिकागो क्यों गए थे? तो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। किसमें? शिकागो गए थे। शिकागो क्या करने के लिए? विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। यहां पर इन्हें वेदांत दर्शन एक टॉपिक दिया गया, वेदांत दर्शन, जिस पर इन्होंने भाषण दिया। दुनिया का सबसे लंबा भाषण है, 122 घंटे का। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, इन चीजों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, आज क्या है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस होता है। और जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या है आज का दिन क्या है? 12 जनवरी, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा। आप कहेंगे सर राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ना, आप लोग बेटा यहां पर इसको पढ़ लेना। समझ रहे हैं आप मेरी सारी बातें? राष्ट्रीय युवा दिवस इसका आंसर हो जाएगा कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, आप क्या कहेंगे कि जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया कि भैया यहां पर बताओ कि सूचना प्रौद्योगिकी है, इस्पात है, क्या इसका सही आंसर होगा? देखिए जल्दी से बताएं। अगर मैं बात करूं यहां पर कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में बात करें, उद्योग के बारे में बात करें, तो आप आंसर क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, सैमसंग है, एप्पल है, वीवो है, ठीक है, और बहुत सारी हैं, रियलमी, इस प्रकार की जो कंपनियां वो सब किस में आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, अच्छा एक बच्चा कह रहा था सर आपने जल्दीबाजी में 1937 एक क्वेश्चन में लिखा था, जबकि आपने ऑलरेडी पहले बता रखा था 1935। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम बात करेंगे सर आरबीआई, भारत शासन अधिनियम, यहां पर मैं लिख रहा हूं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना बेटा कब हो गई थी? 1 अप्रैल 1935 में ही इसकी स्थापना हो गई जी। अच्छा, इसका आरबीआई अधिनियम कब आया था? आरबीआई अधिनियम कब बना था? तो आप कहेंगे आरबीआई अधिनियम 1934 में बना। इसके कि भैया प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर, तो आप कहेंगे सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ओसबॉर्न स्मिथ। अगर बात करेंगे प्रथम भारतीय, चलिए बताइए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, बताइए जल्दी से। प्रथम भारतीय गवर्नर। अब ये बताइए वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन होंगे? तो आप कहेंगे सर वर्तमान गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है जी? शक्तिकांत दास।
ठीक है जी। मैंने आपसे पूछा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, मैंने पूछा है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। मैंने यहां पर आप लोगों से कमेंट किया है, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए बता दीजिए। हाँ जी, कौन थे बेटा? बहुत बढ़िया, सीडी देशमुख। कौन थे बेटा? सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख थे। ठीक है, देशमुख, इसको आप लोग लिख लेना, सीडी देशमुख। क्लियर है? एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका चाहें तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहें। अरे मैंने टिक तो किया ही नहीं, स्क्रीनशॉट कहाँ से लेंगे? स्क्रीनशॉट कहाँ से लेंगे? टिक तो कर दूं, टिक तो कर दूं बेटा। ये क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 1935 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक आप लोग लिख लेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। 1935 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, चलिए बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर जनसंख्या घनत्व है 382। कितना है? 382। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका होगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बेटा बिहार का है। किसका है? बिहार का। अब आप कहेंगे सर बिहार में कितना है? तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। बिहार में कितना है? 1106 पर्सन पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। ठीक है जी, पर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में होगा ये। और बात करते हैं, बिहार के बाद आता है बेटा पश्चिम बंगाल, कि भैया पश्चिम बंगाल का बता दीजिए। चलिए पश्चिम बंगाल का कितना जनसंख्या घनत्व होगा? तो 1028। कितना? 1028। आप कहेंगे सर 1028, 1028 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे सर, अच्छा उत्तर प्रदेश का भी तो बताइए, उत्तर प्रदेश का भी तो बताइए। केरल का बता दीजिए। चलिए पहले केरल का लिख लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश लिख लेंगे सीक्वेंस में। 860 हो जाएगा। और यूपी का कितना होगा? यूपी का हो जाएगा मेरे लाल कितना? 829। 829। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग चलते हैं। बच्चों 5 सेकंड का एक ब्रेक लगेगा, मात्र 5 सेकंड का, क्योंकि ओबीएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्लास में, तो वो अभी हमारी टेक्निकल टीम सही कर रही है। मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा। चलिए बहुत शानदार। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते रहिए कि सर ये बताइए क्रीमी लेयर का संबंध। क्रीमी लेयर जो शब्द है, क्रीमी लेयर जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग 1971 में, 1971 में बेटा सत्तानंद नाथन, किसके द्वारा? सत्तानाथन, सत्तानाथन, सत्तानाथन आयोग के द्वारा, सत्तानाथन आयोग द्वारा यह शब्द प्रयोग किया गया है। सत्तानाथन आयोग द्वारा ये किसके लिए? जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो अमीर और शिक्षित परिवार के लोग हैं, उनको शामिल किया। यानी कि जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ऊपर है, 8 लाख रुपए से ऊपर है, वो किस में आते हैं? वो किस में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं मेरे लाल किस में? तो आप कहेंगे क्रीमी लेयर में आते हैं। किस में आते हैं? तो आप कहेंगे क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर एक ऑप्शन होता है, सामाजिक और आर्थिक हालात इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लिखा है खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और अधीन मेवाड़, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सर ये क्या इसका सही आंसर होगा। राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? तो आप लोग बताइए बेटा किसको पराजित कर दिया था? यहां पर सारी चीजें आप लोग बता देंगे। चलिए बताइए। हाँ जी, आप कहेंगे सर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको मेरे लाल? तो आप बता देना मेरे शेर, इब्राहिम लोदी को। अब क्या हुआ, राणा सांगा के बारे में जब बात चल रही है मैं बता देता हूं। राणा सांगा, राणा सांगा जो कि बेटा कौन सा? आप कहेंगे सर खानवा का युद्ध में हार गए थे। खानवा का युद्ध, कि सर खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का
युद्ध। यह युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा जाता है मेरे शेर, कब? 1527 में, जिसमें बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने बेटा राणा सांगा को हराया था, राणा सांगा को पराजित किया था, राणा सांगा को हराया था, हराया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि राम स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया भारत के किस राज्य में स्थित है? राम स्तूप की बात चल रही है बेटा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, रामभर स्तूप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा ये बताइए भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म तो आपको याद ही होगा 563 बीसी में नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में होता है। कहाँ पर? लुम्बिनी ग्राम में होता है। मृत्यु की बात करें, मृत्यु तो आप कहेंगे सर 483 बीसी में, 483 बीसी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। और बेटा अब बात करते हैं इन्होंने गृह कब त्यागा था? गृह त्याग कब किया था? गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और अगर मैं बात करूं मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई तो इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है जी, क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण कहेंगे। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे क्या गोवा से है, महाराष्ट्र से, केरल से, या बेटा गुजरात से होगा? ये क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेना कि सर ये क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से। लिखा है हाल ही में रामलला दर्शन योजना का आरंभ करने की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है? देखिए उस राज्य ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 20,000 बेटा क्या भेजेगा? जो दार्शनिक होंगे या जो बेटा दर्शन करने के लिए लोग होंगे, 20,000 लोग दर्शन के लिए भेजेगा, दर्शन के लिए भेजेगा। ठीक है जी, भेजेगा। कौन ने? छत्तीसगढ़ ने। आयु कितनी होगी उनकी? आयु होगी 18 से 75 वर्ष, 18 से 75 वर्ष आयु ग्रुप होगी इन 20,000 की। इनका बेटा स्वास्थ्य परीक्षण होगा, इनका स्वास्थ्य क्या होगा बेटे? तो आप कहेंगे सर इनका स्वास्थ्य हेल्थ टेस्ट होगा। क्या होगा जी? इनका हेल्थ टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही इन्हें भेजा जाएगा। चलिए, और जो विकलांग होंगे, जो विकलांग होंगे, विकलांग के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति को भेजा जाएगा, एक अतिरिक्त व्यक्ति को भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता 2024 कब मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस। कौन सा आर्टिकल है जो मानव तस्करी पर रोक लगाता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 23 है, जो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक लगाता है। किस पर? बलात् श्रम पर रोक लगाता है, बलात् श्रम पर रोक लगाता है। किस पर? बलात् श्रम पर रोक लगाता है। क्या करता है? रोक लगाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित कर दिया? चलिए बता दीजिए। बहुत शानदार, लाजवाब आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे भैया 21 नवंबर को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन। आप कहेंगे सर टेलीविजन, तो आप कहेंगे सर टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। तो आप यहां पर लिखना टेलीविजन, टेलीविजन।
दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे सर 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महामारी महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। तैयारी दिवस मनाया जाता है। तैयारी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तैयारी दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 नवंबर को, कब? 25 नवंबर की यहाँ पर चर्चा आ गई तो आप कहेंगे एक साधु थे बेटा। कौन से साधु थे? उन साधु की याद में। साधु कौन थे बेटा? तो आप कहेंगे सर टी.एल. कौन थे? टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर। किसके? जयंती के अवसर पर। ठीक है जी। योगी सरकार ने घोषणा की है, योगी सरकार ने घोषणा की है कि भैया 25 नवंबर को मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी। हाल ही में जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है मेरे लाल? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर कानपुर को। किसको? कानपुर को टॉप 10 में शामिल किया गया है। जबकि वाराणसी को बेटा टॉप 5 में शामिल किया गया है। टॉप 5 में शामिल किया है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है बेटा? सूरत रहा है। कौन रहा है? सूरत रहा है। चलिए आगे है, ये आपका एक होमवर्क हो जाएगा, ये आपका एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग ले लीजिए एक होमवर्क। अब ये आप लोगों के लिए बेटा वर्दी वाले प्रश्न हैं, ये आपके वर्दी वाले प्रश्न होंगे, इनको आप लोग एक बार पढ़िए। वर्दी वाले प्रश्न है कि भारतीय फिनटेक फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो रितेश पई को। और फुटबॉलर फ्रांज वेकनबाउर्न का निधन हो गया है। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? जर्मनी के। आईटीआई मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? श्रीलंका में। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गैब्रियल अटाल को। 27वें युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में होगा? नासिक, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, भारत में पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। और समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, हाल ही में किस बैंक में सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? इंडस बैंक के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 2 शहरों को सबसे स्वच्छ शहर गंगा का अवार्ड मिला है, वाराणसी और प्रयागराज को। पीएम मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक। अच्छा 2 बार लिख दिया। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की मारक मिसाइल है? सतह से हवा में भी मार कर सकती है। तो आप लोग पढ़ेंगे, बाकी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भैया ये क्लास कैसी लगी। चलिए इसको आप लोग दिख लीजिए, नहीं दिख रहा तो मैं इसको बेटा इसको भैया सीन 2 लगा दो जरा, मैं इसको चलिए मैंने जूम कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।